बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी विरोधी कहते हैं मोदी हटाओ। 2019 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा वार किया है। पीएम ने कहा है कि विपक्ष का गठबंधन देश हित में नहीं बल्कि अपने हित में किया जा रहा गठबंधन है। कांग्रेस के नेतृत्व में बने हुए किसी भी प्रकार से मोदी को हटाओ, किसी भी प्रकार से कुर्सी छीनो, इस काम में लगे हुए लोगों का पहचान है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की जंग में जाने से पहले ये बयान दोहराया है। पत्रिका स्वराज्य को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को मतलब का गठबंधन करार दिया। विपक्ष के गठबंधन का आज सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी हटाओ। 1977 और 1989 में भी गठबंधन बना था, लेकिन उस गठबंधन का उद्देश्य था। 1977 का गठबंधन इमरजेंसी के खतरे के बाद लोकतंत्र बचाने के लिए बना था, जबकि 1989 में गठबंधन बोफोर्स के भ्रष्टाचार से हुए देश के नुकसान को बचाने के लिए बना। पर आज जो गठबंधन बन रहा है वो देश के लिए नहीं बल्कि खुद की राजनीति को बचाने और सत्ता के लिए है। अपने दर्शकों को हम बता दें, 1977 और 1989 में कांग्रेस के खिलाफ महागठबंधन बना था, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बना रही है। मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान पीएम बनने की बात कही थी। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. लेकिन विपक्षी गठबंधन में सिर्फ राहुल गांधी ही पीएम के दावेदार नहीं हैं। बीएसपी की मायावती, टीएमसी की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे दर्जन भर नेता पीएम पद की रेस में हैं। हर कोई इस ताक में है कैसे उसकी लॉटरी लगे। नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की पीएम दावेदारी पर कहा, मैं मानता हूं कि कोई महागठबंधन है ही नहीं, ये तो रेस है पीएम बनने की। राहुल कहते हैं पीएम बनने को तैयार हैं, लेकिन तृणमूल तैयार नहीं। ऐसी लेफ्ट एसपी में भी सोच है। मोदी से नफरत विपक्ष को आपस में जोड़ने का हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन की राजनीति के लिए आतुर कांग्रेस को 1998 का वो बयान याद दिलाया जिसमें सोनिया गांधी ने पचमढ़ी सम्मेलन के दौरान गठबंधन की बजाय अकेले चलने की नीति बनाई थी। हालांकि ये नीति 2004 में ही फ्लॉप हो गई। नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा, मैं कहता हूं कि कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देश ने कांग्रेस को खारिज कर दिया है। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। देश जानता है कि कांग्रेस सहयोगियों से कैसा बर्ताव करती है। 2014 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हारी। अब तो ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति के भरोसे कांग्रेस उबरना चाहती है और 2019 के चुनाव में महज 250 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस सहयोगियों को समर्थन देगी। यूपी में बीएसपी एसपी से, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में ममता या लेफ्ट से, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में एनसीपी, कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन करके कांग्रेस लड़ेगी। विपक्ष का ये गठबंधन 2019 में मोदी को रोकने के लिए बन रहा है। यही वजह है कि मोदी के निशाने पर यह गठबंधन है और इसी गठबंधन का तोड़ निकालने के लिए मोदी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुछ यही कहने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है। फिलहाल किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। 2019 का चुनाव जीतने के लिए जो लोग खेती करने वाले हैं उन्हें कल बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर 2019 की राजनीति पर इसका सीधा असर देखा जाएगा। अभी 29 तारीख को मोदी दिल्ली में अलग अलग राज्यों के किसानों से मिले थे और अब कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। खबर है कि धान की खेती करने वाले किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा होगा। मौजूदा वित्त वर्ष में धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपए प्रति क्विंटल है। इसे बढ़ाकर मोदी सरकार 1750 रुपए प्रति क्विंटल कर सकती है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी करीब 10 साल बाद होने जा रही है। एक दशक पहले 2008-2009 में 155 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि हाल के वर्षों में हर साल 50 से 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो रही थी।
धान के अलावा इस सीजन में होने वाली बाकी फसलों की एमएसपी भी सरकार बढ़ाएगी। मोदी सरकार किसानों के दम पर 2019 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इसकी प्लानिंग पहले से ही हो रही है। मोदी राज में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी हुआ। फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा पहुंचा। हर खेत के लिए पानी मुहैया कराने पर काम हुआ। इतना ही नहीं, हाट बाजार को अपडेट कर मोदी सरकार ये सुनिश्चित करने में लगी है किसानों का माल नजदीक के मार्केट में आसानी से बिके। मोदी का लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का। देश में 135 करोड़ की आबादी है और 50 करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें से 25 करोड़ लोग खेती में काम करते हैं। यानी खेती करने वाला किसान मोदी से अगर खुश हुआ तो फिर 2019 में मोदी की वापसी तय है। अन्नदाता के अच्छे दिन आए, पूरा देश भी यही चाहता है। उधर यूपी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मॉडर्न बनाने के लिए ड्रेस कोड लागू करने जा रही है, लेकिन इस्लामिक एक्सपर्ट इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनके साथ में दो चीजें हैं, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी वो लेंगे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रेस कोड होगा कि काफी तादाद में योगी सरकार ने बच्चों को, गरीब परिवारों को भी दिए, 2-2 जूते, 2-2 मोजे, 2-2 स्वेटर, 2-2 ड्रेसेस दिए। तो ड्रेस कोड इसलिए, और अच्छे ड्रेस कोड देंगे कि ताकि वो लगे उनको कि हम देश के मेन स्कूल जो होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, उन्हीं की तरह हमको भी शिक्षा मिले। मुझे लगता है कि शायद वो कभी या तो मदरसे में पढ़े नहीं हैं और या मदरसा गए नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दायित्व उनके पास है नहीं, वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। जहाँ तक बात बच्चों के ड्रेस कोड की है, ये बात उनको मालूम होना चाहिए कि ऑलरेडी ड्रेस कोड मदरसों में है, जो कि सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना जाता है। तो इसके अलावा कोई और रंग वो चाहते हैं तो वो उस बात को खुलासा करें। यूपी से लेकर आपको चलते हैं गुजरात में 2019 के लिए जोड़तोड़ की राजनीति बीजेपी ने शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है और पूरा जवाब दे रही है। कोली समाज के बड़े नेता और राजकोट जिले के जसदन से विधायक कुंवरजी बावरिया बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस ने तुरंत बैकअप प्लान पेश करते हुए कोली समाज के दूसरे बड़े नेता पूर्व विधायक भोलाभाई गोहिल को शामिल करा दिया। प्रधानमंत्री जिस तरह काम कर रहे हैं, ये देख के मुझे भी काम करने का एक मौका मिले, इसीलिए भारतीय जनता पक्ष में शामिल होने का मैंने निश्चय किया। सत्ता के बलबूते, पैसे के बलबूते कांग्रेस के कुछ स्वार्थी लोगों को अपना ईमान बेचने के लिए भाजपा मजबूर कर रही है और पराये कार्यकर्ताओं को भाजपा में सत्ता की लालच दे के सरकार में जोड़ना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का भी द्रोह है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 26 की 26 जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के हिसाब से बीजेपी को 18, कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। इसीलिए बीजेपी सारी चालें 2019 की तैयारी के हिसाब से चल रही है। कुंवरजी बावरिया का राजकोट और आसपास के इलाके में अच्छा प्रभाव है, जिससे बीजेपी आसानी से सीट जीतने का समीकरण बैठा रही है। आने वाले समय में कुछ और कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर भोपाल के सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान का गाया हुआ गाना विवादों में घिर गया है। कांग्रेस कह रही है कि राज्य में लोग मर रहे हैं और शिवराज गाना गा रहे हैं। यह शर्मनाक है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री गाना गा रहे हैं तो सतना के अंदर एक 4 वर्ष की बालिका जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही, इंदौर में मंदसौर की दुष्कर्म पीड़िता जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही है, पिपरिया में किसान आत्महत्या कर रहा है, धार में एक मासूम के साथ बलात्कार हो गया, और इन सबको छोड़कर शिवराज गाना गा रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। ऐसे मुख्यमंत्री, शर्मनाक मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है और वह गाना गा रहे हैं। तुझे चलना होगा, ऐसा लग रहा है कि अब इनको भी इस मध्य प्रदेश से चलना होगा और इनकी रुखसती का समय आ गया है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। आरोप ममता के कार्यकर्ताओं पर है।
मातम की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। रविवार से लापता धर्म हाजरा का शव मिलने के बाद घर वाले सदमे में हैं। धर्म हाजरा का शव पानी में तैरता हुआ मिला और हाथ पैर बंधे हुए थे। हाजरा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इससे पहले पुरुलिया में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। एक बार फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। इस जिला में, मुर्शिदाबाद जिला में एक ही हाल है। पंचायत चुनाव से लेकर आज तक 3 आदमी को मारा है। पूरा बंगाल का हाल पूरा देश भर देख रहा। बीजेपी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर टीएमसी की हिंसक राजनीति को दोषी माना है। और अब देखिए चुनावी खबरों का महागठबंधन। एनडीए में सहयोगी भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर ने कल बुलाई बैठक। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन रहना है या नहीं, इस पर होगा फैसला। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस महिला टीचर उत्तरा बहुगुणा पर चिल्लाए थे, उस टीचर को कांग्रेस में आने का न्योता मिला। कांग्रेस की प्रदेश सचिव कृष्णा बहुगुणा ने घर जाकर की मुलाकात। मिशन 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अमित शाह आज एक दिन के केरल दौरे पर पहुंचे हैं। केरल में पार्टी की कोर कमेटी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने महागठबंधन में नीतीश की वापसी की अटकलों पर नो एंट्री वाला पेपर लहराया। छोटे बेटे तेजस्वी भी कह रहे हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लग सकता है बड़ा झटका। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लगता है सही से नहीं हुए चुनाव, कल फिर होगी सुनवाई। दोबारा चुनाव होने की है आशंका। ममता की टीएमसी ही जीती थी। खबर है कि अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी करोड़ों की जमीन पर एक हेरिटेज होटल खोलना चाहते हैं। सरकारी बंगला खाली करने के बाद इन दिनों अखिलेश परिवार के साथ किराए के घर में रह रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ बैठक की और पूछा कि यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी को क्यों नहीं मिलता आरक्षण। तेलंगाना में कांग्रेस ने कहा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को मुसलमानों से वोट मांगने का अधिकार नहीं, क्योंकि मुस्लिम कोटे को आरक्षण नहीं दिला सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि कल किसानों को लेकर मोदी बड़ा फैसला करने वाले हैं। अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। बैठक में नीति आयोग के सदस्य भी शामिल हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक और किसानों के अच्छे दिनों के संकेत को लेकर यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं कृषि मंत्री के साथ। दो 2019 कौन जीतेगा में अब वक्त है भारत यात्रा का। भारत यात्रा में आज छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन का मूड आपको दिखाएंगे। 2014 में छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 पर जीत हासिल की थी। इसी साल वहां विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में मोदी की लहर बरकरार है या नहीं, जानने के लिए देखिए उमेश कुमावत के साथ भारत यात्रा में बस्तर रीजन का मूड। 2019 के चुनाव पर शुरू हुई भारत यात्रा उत्तर प्रदेश से चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान पहुंची। यहां का मूड जानने के बाद अब छत्तीसगढ़ में चल रही है पड़ताल। कल छत्तीसगढ़ में हमने आपको मोदी के काम पर रायपुर की राय दिखाई। आज देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर की जनता का मूड। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमावत और भारत यात्रा में आपका स्वागत है। भारत यात्रा अब रायपुर से बस्तर संभाग में पहुंच चुकी है। वैसे बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित इलाका है और इस वक्त हम बस्तर के पास चित्रकोट के वाटरफॉल पर है। ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और इसकी भव्यता देखिए। इंद्रावती नदी पूरी गर्जना के साथ नीचे गिरती है और यही देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है।
जगदलपुर से करीब 38 किलोमीटर दूर है कुदरत का ये नायाब नजारा। चित्रकूट का ये झरना चौड़ाई के मामले में देश का सबसे बड़ा झरना है। झरने का आकार घोड़े की नाल की तरह है, लिहाजा इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम उफान पर होगा, तब ये झरना इस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाएगा। कई फिल्मों की शूटिंग भी इस लोकेशन पर हो चुकी है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जंगल पानी से घिरा बस्तर का ये इलाका काफी हरा भरा दिखने लगा है। इस इलाके में चावल की खेती होती है और बारिश गिरने के साथ ही किसान अपनी खेती में जुट गए हैं। हम जब इस इलाके में पहुंचे तो बस्तर की प्रकृति अपने प्राकृतिक रंग में भीगी हुई दिख रही थी। इस इलाके को लोनड़ी गुड़ा कहते हैं। किशन कुमार ठाकुर का ये खेत है जो ट्रैक्टर से खेती करने में जुटे हुए हैं। हम भी उनके वक्त की अहमियत को समझते हुए बात करने के लिए उनके ट्रैक्टर पर ही सवार हुए। मोदी सरकार के बारे में देश के लिए बढ़िया है, देश के लिए बहुत अच्छा है, मगर किसानों के लिए जो दुगुना आए बोले थे वो दुगुना हमको दिखता नहीं है और ना फील्ड में कुछ नहीं दिखता सर। जी मौका देंगे कि नहीं मोदी जी को? मोदी जी को मौका तो देंगे, मगर किसानों के हित के बारे में वो सोचे। जी मौका देंगे आप? मौका देंगे सर मोदी को, और विपक्ष में कोई दिखता ही नहीं है। मोदी से तो किशन कुमार खुश नजर आए, लेकिन जब बारी रमन सिंह की आई तो किशन नाराज दिखे। रमन सरकार से हम वो दुखी हैं सर, उनको बार बार रिपीट करना कोई रास्ता ही थोड़ी है कि बार बार रिपीट करते रहे। प्रजातंत्र में तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने का है। हाँ, उनको बार बार नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ, वो बार बार जो रिपीट करते हैं, इस मामले में हम दुखी हैं। तो मौका देंगे कि नहीं? मौका हम बीजेपी को देंगे, उनको नहीं देंगे। वो अगर बदलते हैं, चेहरा बदलता है तो? हाँ, चेहरा बदलता है तो हम देंगे उनको। ट्रैक्टर से उतरने के बाद हम पास के ही खेतों की ओर बढ़े तो रोपनी करने वाली महिलाओं से हमारी मुलाकात हुई। महिलाओं ने इकट्ठा होकर हमें वो छत्तीसगढ़ी गाना सुनाया जो खेत में रोपनी करने के वक्त वो गाती है। गाना गाते वक्त महिलाएं काफी खुश थी और जाते हुए हमें बाय बाय करके सबने विदा किया। यहां से बढ़ते हुए हम चल पड़े जगदलपुर की ओर। बस्तर इलाके का बड़ा शहर है जगदलपुर। शहर में प्रवेश करने के साथ ही हमें दंतेश्वरी मंदिर का बोर्ड दिखाई दिया। राम भक्त हनुमान की बड़ी सी मूर्ति दिखी और यहीं पर दिखा देवी मां का मंदिर। बस्तर वासियों की आराध्य देवी है मां दंतेश्वरी, और जगदलपुर में यह है मां दंतेश्वरी का मंदिर। वैसे मां दंतेश्वरी का मंदिर जो शक्तिपीठ है वो दंतेवाड़ा में भी है और ये जगदलपुर में भी है। वैसे बस्तर का दशहरा 75 दिन का होता है और जो महोत्सव होता है उसके केंद्र में होता है ये मां दंतेश्वरी का मंदिर। मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंचे जगदलपुर के बाजार में। यहाँ आसपास के गांव से लोग खरीदारी करने आए थे। इसी बाजार में हम पहुंच गए गणेश प्रोविजन स्टोर पर। इस दुकान को चलाते हैं सलील दुआ। सलील मोदी के नाम से काफी प्रभावित दिखे।
जैसे मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहले चाहूँगा मतलब आज तक ऐसा प्रधानमंत्री न देखा कि मतलब उसके आने से पहले 20-25 हज़ार पब्लिक उसका वेट करती है, फिर 20-25 हज़ार पब्लिक उसका वेट करती है। और जैसे उनका नारा सबसे बढ़िया, मेरे देशवासियों, जो उनका वो फ्लो है बोलने का, वो जो एक लहर टाइप का है। और मैं समझता हूँ कि आज तक कोई पार्टी अगर बीजेपी के अटल बिहारी के बाद अगर कोई दमखम में जीवित है तो वो है नरेंद्र मोदी। मतलब ये मैं मानता हूँ, रमन सरकार 15 साल हो गए उनका कार्यकाल करते हुए, जो ये मोदी सरकार के बाद जो उनके अंदर ग्रोथ आया है, वो भी पंपिंग का काम होता है, इंजेक्शन में पंपिंग का काम, वो मोदी जी मेन मैं चाहूँगा ये मोदी लहर है। और विकास तो है ही, विकास साथ मोदी लहर, और बाकी उनकी टीम सफाई हैं, अमित शाह हो गए, सब हो गए, ये उनकी सब्स्टिट्यूट है, साथ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो आप मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, हर बार देंगे, बिल्कुल देंगे। सलील मोदी और रमन सिंह दोनों को मौका देंगे, लेकिन जगदलपुर का मूड भी यही कहता है। हम पहुंचे इसी बाजार में 26 साल के नंद कुमार साहू के पास। नंद कुमार छोटी सी दुकान चलाते हैं। नंद कुमार, अभी मोदी सरकार को 4 साल हो गए जी। सरकार आई थी तब ये हुआ था कि विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे जी। तो मोदी सरकार के बारे में आपको क्या लगता है, कैसी है सरकार? सरकार तो अभी ठीक ही चल रहा है सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और सफाई व्यवस्था भी ठीक लगा मेरे को। और कुछ मुद्दे हैं जो अभी तक मतलब सॉल्व नहीं कर पाई है, जैसे राम मंदिर वगैरह वो सब चीज़ हो गया, वो सब नहीं कर पाई अभी तक तो। मैं हिंदू आदमी इसीलिए बोल रहा हूँ, हिंदू लोग क्या आस लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल बनेगा, लेकिन अभी तक वो काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार को मौका दोगे या नहीं? मोदी जी को तो एक बार मौका जरूर देंगे, उसके लिए दो राय नहीं है, एक बार जरूर देंगे मौका। क्यों? क्या अभी थोड़ा सा काम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो हो सकता है आगे जाके और थोड़ा ठीक हो जाए काम। हाँ, विकास थोड़ा और अच्छे से होगा, इसलिए एक मौका और जरूर मेरे हिसाब से मैं देना चाहूँगा एक बार और। मोदी को मौका देने की बात कहने वाले नंद कुमार छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के बारे में अलग राय रखते हैं। अच्छा, ये तो हुई चलो मोदी सरकार की बात, रमन सरकार कैसी लगी? रमन सिंह 15 साल हो चुके। नहीं 15 साल 10 साल तो ठीक था, मैं इस 5 साल में मेरे को कुछ भी काम ना समझ में नहीं आया, उनका बताया हूँ। उनका इस बार 5 साल में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। 10 साल तो मेरे को ठीक ही लग रहा था, इस बार लग नहीं रहा है कुछ काम किए हैं ढंग से। तो इनको मौका देंगे कि नहीं? नहीं, इस बार तो मेरी तरफ से उतना है। नंद कुमार की बात सुनने के बाद हमें इसी बाजार में मिले सागर शर्मा। स्कूटी पर सवार सागर सब्जी खरीदने आए थे। हमने मोदी को लेकर सवाल पूछा, जवाब आप भी देखिए। एक सागर, अभी 4 साल हो गए मोदी सरकार को आगे, तो जब आई थी सरकार तब उन्होंने कहा था विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। आपको कैसी लगी सरकार? ठीक है सर, एक अच्छा है, मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, गरीबों को लिए अच्छी दिख रही है। अभी गाँव में बहुत हम लोगों ने खुद देखे, गाँव में टॉयलेट दिया है, शौचालय दे दिया है, जिसके बाद घर नहीं था घर भी दे चुका है। और आपका क्या बोलते हैं, अभी तो मोदी सरकार ने बहुत सारा उपनिकर योजना भी बनाए हैं, अभी अच्छा है। अभी कश्मीर में देखो, अभी अच्छा, जम्मू कश्मीर में एक चीज़ वो चीज़ अच्छा होगा कि वहाँ का तो सरकार उनको गिरा दिया, अभी राष्ट्रपति शासन लग गया, और एक नंबर काम होगा अभी तो। अच्छा, जल्दी से जल्दी। सागर जो राय मोदी के बारे में रखते हैं, वही राय वो रमन सिंह के बारे में भी रखते हैं। ये तो मोदी जी की बात हो गई, यहाँ रमन सिंह की सरकार है 15 साल से, वो कैसी है? वो भी ठीक है सर, बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लगा? उनका भी सभी वही सेम है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर गांव में विकास हुआ है, अभी तो सब चीज़ का विकास और ज़्यादा होने लगा, और डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ अभी छत्तीसगढ़ में, पहले से बहुत अच्छा हो गया अभी तो। आप यहाँ के गांव में जाइए, यहाँ के गांव में हर व्यक्ति को आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ की सरकार कैसा है, उन लोग बताएंगे सरकार एक नंबर है। सागर ने हमें गांव की ओर जाने का सुझाव दिया, लिहाजा हम जगदलपुर से निकल गए गांव की ओर। रास्ते में हमें एक जगह लोगों की भीड़ दिखी। जंगल में लोगों की भीड़ देखकर हमने गाड़ी रोकी और पहुंच गए भीड़ के पास। देखा तो यहां मुर्गों की लड़ाई चल रही थी।
लोगों से पूछने पर मालूम चला कि मुर्गा लड़ाई तो बस्तर की पहचान है। बाजार के मौके पर यहाँ इस तरह की लड़ाई का लोग खूब मजा लेते हैं। कुछ देर देखने के बाद हम यहाँ से आगे की ओर चल पड़े। ये रास्ता कांकेर जिले की ओर जा रहा है। यहाँ रास्ते में एक छोटा सा बाजार लगा हुआ दिखा तो हमने गाड़ी रोक दी। पता चला कि ये कलू गांव का बाजार है और आसपास के लोग यहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं। यहाँ हमें ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग नजर आए। बाजार में खाने की चीजें तली जा रही थीं और दुकानों पर रेडियो में गाने बज रहे थे। गांव के बाजार का ये माहौल पुराने जमाने के भारत की याद दिला रहा था। विकास की रोशनी तो इन गांवों तक पहुंची है, लेकिन हाट बाजार की ये परंपरा सालों से चली आ रही है और यहाँ के लोग अब भी इसी परंपरा में रह रहे हैं। बाजार में हमारी मुलाकात 47 साल के अभिराम नेताम से हुई। अभिराम किसान हैं और मोदी सरकार से खुश नहीं हैं। अभिराम जी, अभी मोदी सरकार को 4 साल हो चुके हैं। जब सरकार आई थी तब ये कहा था कि विकास होगा, अच्छे दिखेंगे। इन 4 सालों के बारे में आपका अनुभव क्या रहा? 4 साल में तो अनुभव ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार शासन को। यही सोच रहे हैं। और इस साल भी केंद्र से जो बनेगी अभी जो उसको भी चेंज करना है। लेकिन चेंज क्यों? मतलब क्या आप खुश नहीं है सरकार से? नहीं, एक ही सरकार बनने से ना उसमें खुश नहीं रहते। परिवर्तन होना चाहिए, तभी कुछ आगे प्रोग्रेस दिखती है। क्यों आपको मोदी की नीतियाँ पसंद नहीं आई? नीति पसंद नहीं पसंद आया निकले, लेकिन 5 साल के बाद बदलते जाएगा ना तो उसमें हर एक का टेंडेंस वो बढ़ जाएगा। तो आप सरकार बदलना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं। यहाँ जो रमन सिंह की सरकार है इसको भी तो 15 साल हो चुके हैं। हाँ, तो उसको भी बदलना है इस साल। हम आगे हो गए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई। अच्छा, क्यों यहाँ की सरकार ठीक नहीं है? हाँ, उसको भी 15 साल हो गए, मतलब एक जाम हो गया है। किसी चीज में करोगे तो रुक जाती है काम। यहीं हमें संतोष नेताम नाम के एक और किसान मिले। उनकी राय भी अभिराम की तरह ही थी, यानी बस्तर का किसान न तो मोदी से खुश दिखा और न ही रमन सिंह से। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि रमन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार बड़ा फैक्टर है। हाँ, 15 साल की उकताहट तो नजर आ रही है लोगों में, और भाजपा भी पूरी तरह से टूट पड़ी है मैदान में। और कमोबेश में सभी दल का यही हाल है। छोटी पार्टियां भी हैं जो कि कोई खास यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होना है। और दक्षिण की 2 सीटों में दंतेवाड़ा, खासकर कोंटा में थोड़ा मोड़ा कम्युनिस्ट का प्रभाव है, जो कि लगातार पिछले 3 सालों में कम होता आया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की यात्रा में रिजल्ट ये निकला कि बस्तर में तो किसी की लहर नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 10 सीट जीती थी। लोकसभा से पहले यहां विधानसभा के चुनाव हैं और रमन सिंह के लिए इस बार स्थिति अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हमने मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार दोनों के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया देखी और बदलाव की बातें भी सुनी। बस्तर से आज बस इतना ही। अब भारत यात्रा पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ खत्म होती है और इसके आगे महाराष्ट्र की सीमा यहाँ से शुरू होती है। तो भारत यात्रा इसके आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र में, और हम आपको महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीनी हकीकत से वाकिफ कराएंगे। तो देखना मत भूलिए मेरे साथ भारत यात्रा। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।